नमस्कार। इतिहास को तथ्यों और तर्कों के आधार पर समझने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने किस तरह से बादशाह सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को और कई बड़े रसूखदारों को खरीदकर प्लासी की जंग जीती थी और फिर हिंदुस्तान का मुस्तकबिल ही बदल डाला। लेकिन ये बात हम नहीं जानते या बहुत कम जानते हैं कि 1857 की क्रांति में भी अंग्रेजों ने ऐसा ही कुछ किया था। ये लड़ाई भी उन्होंने इसी छल कपट से जीती थी और इसमें भी हिंदुस्तानी गद्दारों ने उनकी मदद की थी। अंग्रेजों ने पूरी दिल्ली में अपने मुखबिरों का जाल बिछा दिया था, जो इंकलाबी सेना की पल पल की जानकारी उनको देते थे। न केवल ये बल्कि दूसरे तरीकों से भी वे अंग्रेजों की मदद करते थे। यहाँ तक कि अंग्रेजों के इन पिट्ठुओं ने बादशाह जफर को भी दिल्ली से निकलने नहीं दिया और फिर उन्हें अंग्रेजों के हवाले कर दिया। अगर उस पूरे दौर की घटनाओं को खंगाले और दस्तावेजों में झांके तो हम इस नतीजे पर आसानी से पहुंच सकते हैं कि अगर इन गद्दारों ने मदद न की होती तो अंग्रेज कतई न जीतते और देश कभी अंग्रेजों का गुलाम भी न होता। जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर शमसुल इस्लाम की किताब 1857 गदर के मुखबिर जासूसों के खत इस मायने में बेहद अहम है कि उन्होंने अंग्रेजों और उनके मुखबिरों के बीच खतों किताबत को इसमें संजोया है। इस किताब में उन्होंने लगभग 150 ऐसे खत पेश किए हैं जो पूरी तस्वीर को साफ कर देते हैं। प्रोफेसर शमसुल इस्लाम हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इस किताब के बहाने 1857 के इस अनछुए पहलू पर बात करते हैं। प्रोफेसर इस्लाम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको आपकी इस किताब के लिए बधाई। बहुत ही जानकारी परक है और बहुत सारे लोगों को जो नहीं पता है इस गदर के बारे में उनको मालूमात होगी और आज तो आप हमारे रूबरू हैं तो और भी ज्यादा विस्तार से जानने को मिलेगा उनको। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि इस किताब को लिखने का ख्याल क्यों आया आपको? कैसे ये चीजें आपके हाथ लगी और फिर आप आगे बढ़ते चले गए? जी, बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए मुकेश साहब। तो बात यह है कि मैं जिस परिवार से आता हूँ वो सन 1900 हमारी आज़ादी से पहले जो मुस्लिम लीग की पाकिस्तान बनाने की जो मांग थी वो उसके खिलाफ लड़ाई में जो जिनको आज़ाद मुस्लिम कहते हैं उनकी तरफ से बड़ा हिस्सेदारी थी उनकी। और मेरे घर में पॉलिटिकल माहौल था और वो जो मुस्लिम लीग के खिलाफ जो अखबार थे उर्दू के वो आते थे, जैसे मदीना बिजनौर से छपता था। अब तो कोई नहीं जानता है, वो मुसलमान जो जिनके परिवार उसमें शामिल थे उनको भी वो भी नहीं जानते हैं। तो ये इस तरह के माहौल में, और जब मैं कॉलेज में आया सन 1966 में दिल्ली कॉलेज में, तो फिर वहाँ प्रोफेसर रणधीर सिंह दूसरे लोगों से के स्टूडेंट बना, प्रोफेसर मनोरंजन मातिका, फिर भगत सिंह के बारे में जाना, ये सब किया। तो मेरा एक खास इंटरेस्ट हुआ। मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का स्टूडेंट था, तो मैं राष्ट्रवाद पर काम करना चाहता था, मैं अपने देश के राष्ट्रवाद पर। और वो तो बिल्कुल साफ था कि वो राष्ट्रवाद कोई एक किस्म का नहीं था, वो धर्मों में बटा हुआ था। लेकिन मेरी जो ट्रेनिंग हो रही थी, मैं जो सुन रहा था, पढ़ रहा था, वो ये था कि जो सब धर्मों के, सब लोगों के, सब इलाकों, सब जातियों के लोगों का राष्ट्रवाद था। तो उस पर काम करते हुए मुझे यानी इसके अलावा कोई और मैं सोच ही नहीं सकता था कि अगर वो सब जानना है तो 1857 जानना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हमको क्या बताया जा रहा था, ये हिंदू मुस्लिम राष्ट्रवाद के जो ठेकेदार थे, जिसका हिंदू महासभा आरएसएस रिप्रेजेंट करती थी, इधर मुस्लिम लीग रिप्रेजेंट करती थी, तो उनका ये था कि आपकी जो राष्ट्रीयता है, आपकी जो नेशन की पहचान है वो आपके धर्म से होती है, वो आपके धर्म से होती है। और अगर आप हिंदू पैदा हुए हैं तो आप हिंदू राष्ट्रवादी हैं, मुसलमान पैदा हुए हैं तो मुसलमान राष्ट्रवादी हैं। तो ये, लेकिन मैं जिस रास्ते से गुजर कर आया था, जो मैं पढ़ सीख रहा था, वो तो ये था कि नहीं, वो एक ऑल इंक्लूसिव राष्ट्रवाद भी है,
जो जालिम और मजलूम जो लूटते हैं और जो लूट रहे हैं उनके बीच की जो लड़ाई होती है, और वो अंग्रेजों के साथ लड़ाई है इस देश की। और मुझे लग रहा है कि उसमें उसको कोई बहुत गंभीर मसला नहीं है। वो बाद में हम जब तो ये जब आप कर रहे थे तभी आपको 1857 में आप प्रवेश करते हैं, और फिर उसमें ये आपको लगता है कि ये लड़ाई उतनी सीधी सादी नहीं है कि अंग्रेजों ने इंकलाबियों को हरा दिया और फिर इस देश के मालिक बन बैठे। नहीं, असल में आप जो सवाल कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं असल में पार्टीशन पर किताब लिखना चाहता था। मैं जब से मैं आया कॉलेज में ना, तो वो मेरे कॉलेज की बहुत अच्छी लाइब्रेरी भी थी। वो तो अब सब लूट गई जब वो कॉलेज चेंज हुआ। तो जब ये मैं इसमें जानना शुरू किया तो हमने हिंदू मुसलमानों के जो ठेकेदार थे, जो ये कहते थे हिंदू मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, तो उसमें मेरा संपर्क हुआ एक रीडर के तौर पर सर सैयद की किताबों से। सर सैयद की उर्दू में 2 किताबें हैं, असबाब बगावत हिंद और सरकशी जिला बिजनौर। तो उसमें देखा कि सर सैयद इनको गाली बक रहे हैं, इनकलाबियों को गाली बक रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये गंवार थे, ये बदमाश थे। और सर सैयद साहब इस हद तक जाते हैं कि वो कहते हैं कि ये जो है निचली जाति के मुसलमान थे। अच्छा, उसी वक्त में उनके पैरेलली राजनारायण बसु हैं, जो नाना हैं हमारे संत अरविंदो के। तो वो कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये तमाम के तमाम शराबी, आवारा और दरिद्र लोग थे। वो शराब और ऐसे व्यक्ति थे जो अपना समय विलासिता दुराचार में व्यक्त करते थे, और इनसे बुरा कोई नहीं हो सकता था। और बदकिस्मती से एक बहुत प्रोलिफिक राइटर हिस्टोरियन आरसी मजूमदार, जिनकी 300 किताबें हैं, 400 किताबें हैं, कोई नहीं मान सकता ह्यूमनली कैसे उन्होंने सब लिखा, ये एक हमेशा सवाल रहेगा। तो उन्होंने भी कहा, आरंभ से ही आबादी के गुंडे तत्वों, विशेषकर गुजर, रांगड़ जैसी लुटेरी जातियों ने स्थानीय विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई। ये फतवे आ गए जनाब। अच्छा, ये जब फतवा है, लेकिन मैं इसी बीच में जब ये आया 1857 का 150वां आने वाला था, तो उस वक्त काफी मटेरियल मेरे पास राष्ट्रवाद पर और इस सब पर था। उसी बीच में मैं आरएसएस पर और जो इस्लामिक नेशनलिज्म उस पर भी ओरिजिनल दस्तावेज जमा कर रहा था। अच्छा, मैं एक और आपको बताना, आपके साथ साझा करना चाहता हूँ सुनने वालों को, कि मैं प्राइमरी सोर्सेज पर काम करता हूँ। यानी मान लीजिए मैं जिन्हा पर कोई लिख रहा हूँ या जिन्हा की पर कोई बात कर रहा हूं, तो मैं जिन्हा ने जो कहा जो किया उसको आधार बना कर करता हूं। मैं उसके क्रिटिक को नहीं लेता हूं। मैं जिन्हा को जो लोग बुरा मानते हैं या उसको गाली बकते हैं, उनकी बिल्कुल बात नहीं करता हूं। तो ये जब इसको मैंने देखना शुरू किया, और मुकेश भाई मैंने 10 साल लगाए मैंने, क्योंकि ये दस्तावेज 1857 के इतने बिखरे थे, इतने बिखरे हुए थे। तो मैंने जब इनकलाबियों का कोई वृत्तांत नहीं है। देखिए 1857 के बारे में क्या है, जो बहुत सारी जगह होता है, अगर वो संगठित किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत नहीं चल रहा होता। जैसे रूसी क्रांति का इतिहास है लिखित, चीनी क्रांति का इतिहास है, क्यूबा की क्रांति का इतिहास है, लेकिन हमारे 1857 की क्रांति का कोई इतिहास नहीं। वो सारा का सारा जाना जाता है जिन्होंने उसको दबाया, जो उसको दबाने में लगे थे, जो उनके दलाल थे उनके थ्रू। लेकिन उसमें भी मुझे ये जो उनके ओरिजिनल, मैंने उनकी जीवनियां अंग्रेज अफसरों की, अंग्रेज इतिहासकारों की जो थी, उनकी जो जीवनियां जमा की। अच्छा, यहाँ ये भी जोड़ना चाहता हूं कि अंग्रेजों से बेहतर जो दुनिया है, उस दुनिया में कोई क्रॉनिकलर नहीं है। यानी वो जो जमा करते हैं, आर्काइवल मटेरियल जो जमा करते हैं। अब जैसे किसी को भी ताज्जुब हो सकता है कि 1857 की लड़ाई कवर करने के लिए जर्नलिस्ट आ गए, हिस्टोरियन आ गए, इंग्लैंड से हिस्टोरियन आ गए। उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, यानी 10-12 वॉल्यूम लिखे। तो उसमें एक अंग्रेज अफसर आया जो बेसिकली मेडिकल डॉक्टर था, लेकिन सेना के अंदर, उनकी सेना में वो लड़ते भी थे, वो कमांडर होते। उसने शुरू किया औरंगाबाद से, वो जो सेना जिसने रानी लक्ष्मीबाई को हराया और ये जो
अपना सिंधिया था, उसको गद्दी पर बिठाया, ये सब उसने लिखा 1860 में अपनी जीवनी में। ये एक फटते हुए ज्वालामुखी के करीब खड़े रहने के बराबर था, जिसके किनारे हमारे पैरों के पास से धंसते जा रहे थे और उबलता हुआ लावा फैलकर हमें खत्म करने को तैयार था। अच्छा बताइए, जो इनकलाब को दबाने के लिए लगा है वो ये कह रहा है ज्वालामुखी था और हम उसमें दबने। एक और अफसर एम.आर. ग्यूबिन्स, ये यूनाइटेड प्रोविंस का था। जब म्यूटनी घटी तो उच्च वर्ग का विद्रोह में शामिल होना सर्वव्यापी हकीकत थी। इस सच्चाई को झुटलाना मुश्किल है कि किसी भी तरह से बदर लोग हमारे शुक्रगुजार नहीं थे। हडसन जिसने दिल्ली पर कब्जा कराने में महत्वपूर्ण हिस्सा रोल किया, इनको बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया, उनके बच्चों को खूनी दरवाजे पर कत्ल किया। वो भी देखिए क्या लिख रहा है कि मैं खुद ये मानने को तैयार नहीं हूं कि देश में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो हमारे खिलाफ नहीं जाएगा। टाइम्स का पत्रकार विलियम हावर्ड रसल आया, उसने लिखा ये केवल गुलामों का विद्रोह नहीं है, ये एक धार्मिक युद्ध है, नस्लीय जंग है और प्रतिशोध का युद्ध है। इसका उद्देश्य पूरे देश से विदेशी गुलामी को उखाड़ फेंकना है, हिंदुस्तानी सरदारों का दोबारा सत्ता में बिठाना और स्थानीय धर्मों का बोलबाला करना है। ये बात बिल्कुल साफ है कि पूरा देश विद्रोह कर रहा था और ये सच है। आज जो झुटलाते हैं कि ये तो एक म्यूटनी थी, थोड़े से इलाके के अंदर थी, ये इतना बड़ा झूठ है क्योंकि मेरे पास तो दस्तावेज आ गए सारे के सारे। लेकिन इसको आगे बढ़ते हैं, इस पे आगे बढ़ते हैं जी, इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस किताब के लिए फिर दस्तावेज इकट्ठे शुरू किए। आपको ढेर सारे पत्र मिले, कहाँ से मिले, कैसे मिले? अभी नहीं मिले। इसमें जिक्र है कि उन्होंने कैसे किया। मुझे ये विलियम केई जो हिस्टोरियन आया उसको कवर करने के लिए, उसने कहा कि प्लासी की युद्ध जिस तरह से हमने जीती थी, प्लासी की युद्ध में सबको खरीद कर जो हमने जीता था, उसी तरह से हमने 23 जून 1775 को हुई प्लासी की लड़ाई के एक अत्यंत निर्णायक लड़ाई थी। ऐसी लड़ाई नहीं हुई जिसके परिणाम इतने व्यापक निकट। और इसने लिखा अपनी किताब के अंदर कि ये जो था हमने हर आदमी को खरीद लिया था, सिराजुद्दौला के। केवल मीर जाफर नहीं, हर आदमी को खरीद लिया। हाँ, वो सारे सेठ खरीद लिए थे। मुर्शिदाबाद के सेठ और बड़े सूदखोर अपने स्थानीय शासक के विरुद्ध वचनबद्ध थे। मीर जाफर को अंग्रेजों ने खरीद लिया था। दीवान प्रधानमंत्री राजा दुर्लभ राम भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा था। ये कई कह रहे हैं ये जी। तो ये मैं इनकी तलाश में जुटा है, इन खतों की तलाश में, और ये मिल नहीं रहे हैं। तो लेकिन आप करते हैं तो राह भी निकल जाती है, मिल जाती है। एक दो खत आए और पाकिस्तान में एक सलीम कुरैशी साहब हैं, उन्होंने कुछ काम किया, अच्छा काम किया, वो उर्दू में उनकी किताब आई, लेकिन ओरिजिनल कागज मुझे नहीं मिल रहे थे। तो क्या हुआ कि मैं इसी तलाश के अंदर मैं पाकिस्तान भी पहुंचा, तब जा सकता था मैं पाकिस्तान। तो मैं वहां पहुंचा तो वहां फ्राइडे अनारकली बाजार में, जैसे हमारे यहाँ संडे दरियागंज में और लाल किले के पीछे बाजार लगता है, पुरानी किताबों का, दुर्लभ किताबों का बाजार लगता है। मुकेश भाई, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि वो क्या होता है वहां पर। और मुझे एक पुलंदा मिल गया, एक पुराने जमाने की अंग्रेजी में बड़े साइज का वो, और उसमें इसमें से कोई लगभग 50-60 खत थे। और वो ठीक-ठाक हालत में थे, मतलब आपको वो लगभग 125 साल बाद मिल रहे हैं, 150 साल बाद। जी, हुआ ये था कि वो कोई इंग्लैंड से लेकर आया था। वो मुझे उसका सोर्स भी पता लगा ना, वो इंग्लैंड से लेकर आए थे, ब्रिटिश ऑफिस लाइब्रेरी से, और जो इंग्लैंड की सेना का जो आर्काइव्स है वहां पर इंग्लैंड के अंदर। तो वो बड़ी ये जो जासूस जो थे, इसका हम थोड़ा सा बात करेंगे। ये जासूस जो थे ये सारे उर्दू में लिखते, उर्दू में खत भेजते थे। ये सीधा का सीधा अंबाला जाते थे। अंबाला इनका इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर था, और एक तरह से ब्रिटिश सेना का वैसे भी उत्तर भारत के अंदर ये हेडक्वार्टर था। एक तो बंगाल के अंदर था और एक यहाँ था। तो ये बजबज में था बंगाल के अंदर, और ये मुर्शिदाबाद और बजबज, और एक यहाँ। तो इसको अंग्रेजी में अनुवाद होता था।
अंग्रेजी में अनुवाद होता था और फिर दिल्ली न्यूज के तौर पर ये सारे कमांडर्स को भेजा जाता था, जो भी फ्रंट पर जो भी लड़ रहे थे उनको ये भेजा जाता था। खैर, उसको पढ़कर उसको अंग्रेजी करना एक बड़ा काम था, लेकिन मैं उनको खोजता हुआ इंग्लैंड भी पहुंचा और मुझे वो मिले और उसकी इतनी शर्मनाक दास्तान है कि ये हमारे दस्तावेज हैं, ये अंबाला आर्काइव्स को थे, इसको अंग्रेज सारे उठा के अंग्रेजों ने बहुत सारे जो बहुत खतरनाक थे वो तो जला दिए। ये आज भी है कि 1857 के बहुत जो नाजुक जो क्रिटिकल दस्तावेज थे उन्होंने खत्म किया। जैसे अभी मोदी की सरकार बनने के बाद उन्होंने गांधी जी की हत्या को लेकर 3000 फाइलें जलाई, वो हम जानते हैं इसको सब। तो वो वहां पर ये सेंटीमीटर के हिसाब से एक फोटो के तौर पर बेचते हैं मुकेश जी। इसको एक फोटो मानते हैं, ये एक बड़े साइज का जो लीगल कागज होता है ना, लीगल जो होता है A4 से बड़ा होता है, तो ये उस साइज का होता है और ये उसको करके जो ये बहुत बहुत खर्चीला था, लेकिन कैसे भी करके किया। और मैंने फिर उनको हिंदी अनुवाद किया भाई साहब, उनका हिंदी अनुवाद किया और ये सबसे पहली किताब आ गई, इसकी हिंदी अंग्रेजी में किताब आ गई। एक हिंदी के बहुत बहुत बड़े पब्लिशर है, 150 में उस पर। लेकिन क्या हुआ कि इतना धोखा हुआ मेरे साथ उन किताबों को, यानी हमारी इस विरासत के साथ ये हुआ कि उन्होंने वो किताबें जो है 7 पब्लिकेशन हाउस से करके मेरे साथ जो समझौता था वो करके वो उसको छापते रहे। और दूसरा विवाद है, विवाद को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी बेचने के लिए लोगों तक नहीं पहुंची, तो उसके बाद ये वो दौर बीतने के बाद फिर ये सोचा कि इसको हम खुद छापते हैं। तो ये पहली किताब है उस दौर की। तो ये जो खत है, ये खत इतने शानदार तरीके से इनकलाबियों का पक्ष बताते हैं कि यकीन नहीं आता है कि ये सब हुआ था। तो आप मुझे थोड़ा ये बताइए, ये जो पूरा नेटवर्क था मुखबिरों का या जासूसों का दिल्ली में, वो किस तरह था, किस तरह काम करता था, कैसे इंफॉर्मेशन लेता था, कैसे अंग्रेजों को भेजता था, और केवल सूचनाएं ही लेता देता था या और कुछ भी करता था? नहीं, वो हिंदू मुसलमान दंगा कराने के लिए करना, वो सब करना, पैसा पहुंचाने सब करता था। ये 3 तरह के जासूस थे। एक जासूस थे जिन्हें मूल रूप से अंग्रेजी सेना के सिपाही थे और इनकलाबियों की मोर्चों की जासूसी के लिए शहर में आते थे। ये मैं बताना चाहता हूं, ये दिल्ली के बारे में है सारे खत। जी जी। लेकिन बिल्कुल यही सब जगह हो रहा था। बाद में मुझे डॉक्यूमेंट मिले कि लखनऊ के मोर्चे पर प्रेसिडेंसी के उस पे मोर्चे पर क्या हो रहा था। ये जो है रानी झांसी के खिलाफ जो कुछ हो रहा था, ये साउथ में जो कुछ हो रहा था, निजाम जो दलाली कर रहा था, वो किस तरह से इनकलाबियों के बीच में वो कर रहा था, वो सारा उसमें आता है। दूसरे थे जिन्हें हरकारा कहा जाता था। ये हरकारा यानी पेड जासूस थे। ये दिल्ली के आसपास के गांव के निवासी थे और कुछ सिक्कों के लिए अंग्रेज को खबरें पहुंचाते थे। कैसे पहुंचाते थे? बालों के अंदर एक कागज का घुमाकर, तलवे के अंदर रखकर, अपने जिस्म से बांधकर। और आपने शुरू में सही बताया था कि इसमें सब धर्म और जातियों के लोग थे। यानी आज जैसे इस देश को तोड़ने में, इस देश के लिए लड़ने वाले सब धर्म और जातियों के, तो तोड़ने वाले भी सब धर्म जातियों होते हैं। जैसे कुछ नाम आप जानेंगे, मान सिंह, लताफत अली, रजब अली, शाहब खां, जवाहर सिंह, उमी चंद, फिर उसके बाद हरचंद गोसाई, कल्लू, मेघराज, उसके बाद रजब अली का तो बहुत जिक्र आएगा, सेदू हरकारा, तुराब अली। तो अच्छा, तीसरे थे जो सबसे खतरनाक जासूस थे, ये गोरा अंग्रेज परस्त हिंदुस्तानी, जो ऊंची जाति के हैसियत वाले लोग जो थे, जो बहादुर शाह जफर की कोर्ट से जुड़े हुए थे, जो यहाँ के सेठ लोग थे, जो यहाँ के मुसलमान सेठ थे, उनके साथ जुड़े हुए थे। और उसमें 4 बड़े नाम हैं। वो 4 बड़े नाम हैं जनाब, इनकी भी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मुझे मिला। रजब अली, मिर्जा इलाही बख्श, मुंशी जीवन लाल, हकीम एहसानुल्लाह। यानी ये जो थे, ये सबसे खतरनाक थे। और ये अज्ञात, एक श्रेणी इसमें अज्ञात की। अज्ञात वो यही लोग थे जिनके खत है, उनका नाम अंग्रेज बताना नहीं चाहते थे। और मैं दिल्ली के रहने वाले लोग जो, उनको एक बात बताना चाहता हूं, आप चांदनी चौक में फतेहपुरी जाइए,
फतेहपुरी का पीट कर कर खड़े हो जाइए और जोर से बोलिए कि मैं नमक हराम हवेली जाना चाहता हूं। मुझे पूरा यकीन है कुछ लोग आएंगे बुजुर्ग और आपको कहेंगे चलो मेरे साथ चलो, और जब लाल किले की तरफ चलना शुरू करेंगे बाएं हाथ में जो कटरा है उसके अंदर आपको ले जाएंगे और एक घर के बाहर ले जाके आपको खड़ा कर देंगे। ये किसका घर है? ये जीवन लाल का घर है। ये जीवन लाल की हवेली जी नमक हराम। और ये अकेली नमक हराम हवेली नहीं है, एक इससे पहले की नमक हराम हवेली है। उसके बाद आप अगर हौस काजी आ जाते हैं, हौस काजी में जो हौस काजी का पुलिस थाना है, उस हौस काजी के पुलिस थाने की तरफ आप जरा लाल कुएं की तरफ चलते हैं तो आप एक अंदर रास्ता पाएंगे, एक कूचा पंडित के जरा सा बाईं तरफ वहां पुराना पिक्चर हॉल होता था, उसके सामने खड़े होकर कहेंगे हवेली नमक हराम देखना है, लोग आपको बताएंगे वो रही सामने, ये मिर्जा इलाही बख्श की ये रही। तो लोग आज भी हैं। और दिल्ली शहर के अंदर कुछ काली कोठियां होती थी, जली कोठी, वो जली कोठी भी जो जनता ने गुस्से में आकर इन दलालों की जलाई थी। तो हम जनाब जरा इस पर वापिस आते हैं भाई, वापिस आते हैं जी। ये खत क्या बता रहे हैं, जरा सा देखिए कि इनका कितना इनका रोल था वो। और अच्छा, इसके अलावा मुझे 5 डायरियां मिली मुकेश जी, ये गद्दारों की। अब्दुल लतीफ की ओरिजिनल डायरी मिली जो फारसी में थी, सैयद जहीरुद्दीन की डायरी मिली जो उर्दू में थी, कोतवाल मोइनुद्दीन और मुबारक अली जो बहादुर शाह जफर के दिल्ली के कोतवाल थे लेकिन अंग्रेजों के दलाल थे, इनकी डायरी मिली। और जीवन लाल की डायरी मिली मुझे, ओरिजिनल डायरी, और ये काफी महंगी मिली। यानी मैं ओरिजिनल देखना चाहता था। एक आध की तो रजा लाइब्रेरी रामपुर से छपी है, तो लेकिन मैं वो ओरिजिनल चाहता था। तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है वो जरा देखें। ये एक अज्ञात जासूस है। अज्ञात जासूस का मतलब है कि ये बड़ा ऊंची घराने का था। मैं जीनत महल बेगम, मुकंदी लाल, हकीम जी एहसानुल्लाह और मिर्जा इलाही बख्श से साठगांठ करने में सफल हो गया हूं, परंतु इस योजना पर कार्य करने के लिए आपके आदेश की प्रतीक्षा है। अच्छा, यहां जरा सा ये भी मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली को 11 मई को 1857 को आजाद करा लिया गया था और 19 सितंबर 1857 को वो अंग्रेजों इन दलालों की वजह से वापिस आते हैं। तो ये खत जो है उस दौर के हैं, उस दौर के खत हैं। उसके बाद तुराब अली 17 अगस्त 1857 को अंग्रेज को सूचित करता है मिर्जा इलाही बख्श, जो बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारी मिर्जा फखरुद्दीन के ससुर और दरबार के संत सम्मान बुद्धिमान मालदारों में से हैं और जिनका बादशाह सलामत और मलिका पर प्रभाव है, ने जनाब ग्रेट हेड, ये कमांडर तो मारा गया पहले दिन के हमले में 14 सितंबर को पत्र लिखा है जिसमें उन्हें विश्वास दिलाया है कि वो अंग्रेज शासन की स्थापना के लिए हर प्रकार से सहायता के लिए तैयार है। अच्छा, इन्हीं खतों से पता लगता है मुझे भाई, इतना सीना फक्र से फूल जाता है कि दिल्ली इधर से तो पूरा पश्चिम से घेरा कर लिया गया था। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बराबर रीज है वहां पर अंग्रेज आ गए थे, बादली की लड़ाई जीतने के बाद यहां पर आ गए थे और हम दिल्ली के इनकलाबियों का रास्ता खुला था इधर वाया गाजियाबाद रोहिलखंड को। और जो हमारा आज राजघाट है वहां पर एक लकड़ी का पुल होता था, लकड़ी का पुल जो था, काठ का पुल, उसको गिराने के लिए कितनी कोशिश की है उसका ये जो जिक्र कर रहे हैं कि उस जमाने के अंदर 5,000 रुपए खर्च करके ये कोशिश की हडसन ने, और एक और कमांडर था ग्रिफ्ट्स, इन्होंने कोशिश की कि उस पुल तक ले जाने के लिए एक बोट में बारूद भर के उससे टकरा दिया जाए, लेकिन इनकलाबी सैनिक लोगों ने कैसे उसको बीच में ही उसको ब्लास्ट करा दिया। उसकी मतलब आप ऐसा लगता है फिल्मी कथा है जी। लेकिन फाइनली वो कामयाब हो गए उस पुल को तोड़ने में, बहुत पास में सितंबर में कामयाब हो गए, क्योंकि एहसानुल्लाह जो था उसने खरीद लिया, वो जो मुसलमान एक उसका पहरेदार था, उसका जो वो उसको पता नहीं क्या कहते थे, उसका इंचार्ज। यानी ये मीर मोहम्मद अली
1 जुलाई को बता रहा है अंग्रेजों को, दिल्ली के अंदर और बाहर 20,000 बाकी मौजूद हैं, वो सब जान देने के लिए तैयार देते हैं। अब बताइए, इसको कंपेयर कीजिए आप इससे, सर सैयद से, इसको कंपेयर कीजिए राजनारायण बसु से, इसको कंपेयर कीजिए आरसी मजूमदार से। और उसके बाद 29 जुलाई को दिल्ली में अब 50,000 विद्रोही उपस्थित हैं, जिनमें से लगभग 20,000 आक्रमण करने के लिए युद्ध स्तर पर जा चुके हैं। विद्रोही सेना लड़ने के लिए व्याकुल है। अच्छा, हिंदू मुसलमानों की जो एकता थी उसका आप अंदाजा ये कर लीजिए कि ये तमाम हर काम हिंदू मुसलमान बहादुर शाह के नेफरी, जो कमेटी बनी थी, जो डिफेंस कमेटी थी, उसको 9 कोटि कहते थे, या 9 लोग, हिंदू मुसलमान सिख, तीनों जनरल से उसके अंदर, कि 11 मई 1857 को एक नई तोप निकली, और उसमें जो है ये हुआ कि शाहजहां के जमाने की तोप निकली, तो उसको साफ सुथरा करके उसको फंक्शनल बना के उसको जनाब जो जब चलाया गया, तो उससे पहले पंडितों ने आरती की और मुसलमानों ने कुर्बानी की, मुसलमान मौलवियों की मौजूदगी में कुर्बानी की, तब वो तोप जो है चलाई गई। और दंगा कराने के लिए हडसन इस काम पर लगा हुआ है कि हिंदू मुसलमानों का दंगा कराया जाए। तो दंगा कराने में कुछ पठानों को लेकर सफल भी हो गए ये अंग्रेज यहाँ पर, और वो बकरीद के दिन, इसी बीच में 1 या 2 जुलाई को जो कुर्बानी वाली ईद होती है वो भी होता है, तो उसमें एक आदमी जो था मुसलमान, उसने भड़काने के लिए बादशाह ने हुक्मनामा भी जारी किया कि अगर गौ हत्या करेगा तो उसको तोप से उड़ाया। वो जो जिहादी था उसको तोप से उड़ाया उन्होंने। यही कोई गौ हत्या नहीं करेगा। जो रोहिलखंड के अंदर सरकार बनी इनकलाबी, बहादुर खान साहब और पंडित जो उनके डिप्टी थे, वहां पर भी यही लागू किया गया कि आप गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास कितना टाइम है अंदाजन? अभी हम ले सकते हैं 10-15 मिनट है जी। ये जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, देखिए उसका ये जासूसों के खतों से ही पता नहीं लगता है। आज शाम 2 बजे बादशाह सलामत ने एक आदेश जारी किया है, जिसका पूरे शहर में मुनादी करा दी गई है। इसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, शाही नौकर हो या ना हो, चाहे वो शहर का निवासी हो या ना हो, चाहिए कि मोर्चे पर अंग्रेजों का डटकर सामना करे। सबका चंदा रख दिया गया। और देखिए कितना केयरफुल था कि जो शहीद होंगे उनकी बेवाओं को पेंशन दी जाएगी, और अजीमुल्ला खान साहब जो स्ट्रेटेजिस्ट थे, ये अजीमुल्ला खान वो थे जो हमारे यहाँ ये NIA चीफ होता है, ये जो होता है इस तरह के पद था, और ये वो आदमी है जो रानी लक्ष्मीबाई की लड़ने भी प्रिवी काउंसिल गए थे। ये इनकलाब के बाद क्या हुआ, मैं 1857 के इनकलाब की लड़ाई कहता हूं, तो जी तो इनके बारे में जानकारी नहीं है। 12 मई को इन्होंने एक तराना लिख दिया, आजादी का तराना, इनकलाबी तराना, जो इस जंग का तराना भी बना। और 13 तारीख को ये दिल्ली के एक उर्दू अखबार में छप गया, हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान, हमारा पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। लंबा गीत है, लेकिन लास्ट की 4 लाइनें, आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बरसाओ अंगारा, हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा, ये है आजादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। ये अच्छा, इन जासूसों के खतों से ही पता लगता है, इन जासूसों के खतों से, कि अंग्रेज कामयाब हो गए। अंग्रेजों ने जो खानम बाजार था, एक बहुत गुप्त जगह पर इनकलाबी सेना ने अपना बारूद बनाने का कारखाना बनाया। ये खानम बाजार कहाँ था? जो आज का लाल किला और जामा मस्जिद का वेस्ट ईस्ट का जो दरवाजा है उसके बीच में ये एक पॉश कॉलोनी थी मुगल राज की, जिसमें पैसे वाले मुसलमान, हिंदू और ये सब लोग रहते थे। रईस रऊसा इसके अंदर रहते थे। तो वहां इब्राहिम कैसे उसको उड़वाया गया, एहसानुल्लाह हडसन ने पैसे देकर। और हडसन अपनी बीवी को खत में लिखता है कि मैंने इसके लिए
जो 2,000 रुपए देने का वायदा किया था, 1,000 रुपए देने का वायदा किया था, वो कोई लेने नहीं आया। इसका मतलब है कि जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी जासूसों ने, वो उसमें मारे गए, उसके अंदर जी मारे गए। जी, उसके बाद अब ये था कि जी जी ये बताएं कि ये जितने भी जो बड़े तबके के, ऊंचे तबके के लोग थे, उनका क्या लालच था? वो क्यों अंग्रेजों से मिल गए? क्या उन्हें लग रहा था कि अंग्रेज आ जाएंगे तो वो ज्यादा समृद्ध होंगे, ज्यादा धन दौलत उनको मिलेगी? नहीं, बुनियादी तौर पर दलाल थे और पुरबियों से नफरत करते थे। देखिए, अंग्रेजों ने ये जो इनकलाबी सेना थी, इनको एक कहा था पुरबिया। पुरबिया जो था एक गाली थी, और इत्तेफाक से ये सेना पुरबिया ही थी। ये सेना वो थी जिसके आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे देश पर राज किया था। लेकिन ये बदल चुके थे। वो कैसे बदले थे? ऐसा नहीं है कि ये अचानक शुरू हो गया था। वो बीच में उनके पास लोग थे जो काम कर रहे थे। ट्रेवलिन एक अंग्रेजी इतिहासकार है, जिसने बताया है कैसे नौटंकी करने वाले, कैसे खेल खेलने वाले, कैसे तवाइफों ने कैंट्स के अंदर इनका दिल दिमाग अंग्रेजों के खिलाफ किया था। जी, कठपुतली वालों ने कैसे किया था। ट्रेवलिन की किताब है उस पर। और हमारे जो अपने इतिहासकार हैं जो इसके साथ हमदर्दी रखते हैं, पीसी जोशी, सुंदरलाल, पंडित सुंदरलाल और सुरेंद्रनाथ सुरेंद्रनाथ सेन, तो उनसे भी हमको पता लगता है। तो ये जो है, ये जिस तरह से अंग्रेजों के वो दलाल थे, और ये था कि कहां से आ गए। उसके बाद ये था कि इनसे कुर्बानी के लिए कहा जा रहा था, इनसे चंदा मांगा जा रहा था, ये देने को तैयार नहीं थे। जो इनकलाबी सेना को 16 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में ये खत बताते हैं, जासूसों का खत, किसी ने सरेंडर नहीं किया, किसी ने माफी नहीं मांगी, कोई अंग्रेजियों का बंदी नहीं बना। सारे के सारे जो हथियार लेके जा सकते थे वो चले गए, हथियार लेके चले गए। और किस तरफ चले गए? झांसी की तरफ चले गए, इधर रोहिलखंड की तरफ चले गए अपना हथियार लेकर। बहादुर शाह जफर को, जो कमांडर थे बख खान, उन्होंने ले जाने की कोशिश की, सीधा पहुंच गए वो। जब हडसन और एहसानुल्लाह और रजब अली वगैरह जब उनको घेर के कह रहे थे नहीं आप हडसन के साथ जाइए, तो बख खान जो थे उनको ले जाना चाहते थे। लेकिन एक ऐसा, इनके खतों से ही पता लगता है कि ऐसा मकड़ी का जाल उन्होंने इस्तेमाल किया, कि मकड़ी का जाल फैलाया कि बहादुर शाह उनके साथ चले गए। तो ये लोग असल में ये साम्राज्यवाद प्रस्त थे ये लोग। और ये था कि जो ये गए हैं 3 दिन के अंदर सब कुछ छोड़कर, ये रसद बंद हो गई थी, पानी बंद कर दिया गया था, इनका राशन बंद कर दिया गया था, इनको मारा जा रहा था जहां अकेले अकेले मारे जाते थे। और उससे पहले क्या किया इन्होंने, एक और बहुत बड़ी बात जो मुझे इन खतों से पता लगती थी, आमतौर पर यह था कि सिखों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। और सिख इतिहासकार कहते हैं कि हमने हिस्सा नहीं लिया था, हम तो ये पुरबिया सेना से बहुत परेशान थे, क्योंकि एंग्लो सिख जंग फर्स्ट और एंग्लो सिख जंग सेकंड जो है, उसमें इन्होंने हमको बहुत, हमारा कत्लेआम किया था। ये इतना बड़ा झूठ पाया मैंने। और उसके बाद फिर मेरी किताब आती है जो सिखों के जो रूल है उसको लेकर, रेबल सिक्स इन 1857, 1857 के बागी सिख। पहली बार वो दस्तावेज मैंने जमा किया कि सिखों ने कैसे हिस्सा लिया था, वो मैं आपको बताता हूं दिल्ली के मोर्चे का। कि दिल्ली के मोर्चे में जब बहुत नाजुक हालत हो गई, तो बख खान ने जो चारों बड़े दरवाजे थे उस पर किसकी नियुक्ति की? सिख सैनिकों की। लेकिन क्या किया, ये चारों दलाल जो थे, इन्होंने बहादुर शाह जफर को भड़का के या करके उनको वहां से हटवा लिया। उसके बाद दिल्ली के अंदर कारतूस बनाने की सारी जिम्मेदारी जो थी, सारी की सारी जिम्मेदारी वो सिखों की थी। सिख जो थे वो उसको थे। और हिंदुओं की जो हिस्सेदारी है, ये 19 जुलाई को नवल जासूस बता रहा है, पंडित हरिचंद जो सरदार रणजोत सिंह के केस में गिरफ्तार हुआ था यहाँ है, और हिंदुओं और बागियों को लगातार प्रेरित कर रहा है। वे अपने नक्षत्रों और जादुई ज्ञान के आधार पर घोषणा कर रहा है कि इस साल बागियों का हिंदुस्तान पर राज स्थापित हो जाएगा। उसने ऐलान किया है कि मंगलवार 21 जुलाई का दिन युद्ध के लिए बहुत शुभ होगा, उसके बाद बागियों का मुल्क पर कब्जा हो जाएगा। हिंदू इसको भगवान की वाणी के नाम पर लेते हैं और हर समय जंग पर जाने के लिए तैयार रहते हैं।
ये वो लड़ाई थी। और मुकेश जी, जो बाद में सेंट्रल प्रोविंस से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, ये सिंधिया वगैरह के, उसमें ये जो कमांडर जिसने सिंधिया को वापस गद्दी पर बिठाया ग्वालियर में रानी झांसी के शहीद होने के बाद, ये भी दोस्त लोग जानते होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी में शहीद नहीं हुई, रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की कोटा की सराय के मोर्चे पर शहीद हुई, क्योंकि उनके जो 2 मुसलमान तोपखाने के इंचार्ज और आर्टिलरी और इन्फेंट्री के जो मुसलमान शहीद होने से पहले झांसी में उन्होंने कहा था, आप यहां से निकलिए, अगर आप सिंधिया को नहीं हराएंगी तो नहीं कर सकते हैं, हम अंग्रेजों से नहीं लड़ सकते। तो वो ग्वालियर के पर कब्जा करने के लिए वो गई थी और कोटा की सराय में शहीद हुई। और उनकी लाश के ऊपर जो उनकी मुसलमान, जिसको एक कमांडर, अंग्रेजों के कमांडर ने रिपोर्ट भेजी कि वो उनके बचपन से साय की तरह साथ रहती थी, बच्ची का नाम था, मुसलमान बच्ची, तो वो उनके लाश के ऊपर थी। तो ये उसमें ये बताया गया कि जब इसके स्वागत के लिए जब इसको गद्दी पर बिठा रहे थे सिंधिया को, तो सैकड़ों लोग थे मुकेश जी, सैकड़ों लोग, जिसमें किसी का हाथ कटा था, किसी की नाक कटी थी, किसी का पैर कटा था, और ये जासूस थे जिनको इनकलाबियों ने सजा दी थी। जो भी जासूसी करते थे उनके अंग भंग कर देते थे। अंग भंग। तो ये जब इनका जिसके लिए कर रहे थे, जब उनका राज हुआ, तो ये सारे निकल कर आए, बिलों से निकल कर आए। बिल्कुल। अब मुझे अंत में बस इसका एक निचोड़, जो हमने जहां से बात शुरू की थी, किस आधार पर आप ये कहते हैं कि अगर ये गद्दारी ना हुई होती तो जिस तरह से प्लासी की हार हुई थी, वैसी यहाँ भी हार ना होती? वहां तो हार हो गई गद्दारी की वजह से, यहाँ भी हम बच सकते थे हार से। बिल्कुल। पार्टीशन उसका एक उदाहरण है कि उन्होंने बिचौली और दलाल डालकर किस तरह से कराया, किस तरह से एक प्लान करके कराया। 1857 की बात कर रहा हूं कि वो जंग इनकलाबी जीत सकते थे। ये किस कुछ 3-4 पॉइंट्स बताइए जिसके आधार पर आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे। मैं दिल्ली का बता रहा हूँ कि दिल्ली वो जीत चुके थे और फैलते जा रहे थे, लेकिन उनका बारूद खत्म कराते हैं, उनकी रसद बंद कर देते हैं। ये लास्ट के जो 15 दिन है, उससे तो बहुत पहले हजारों चले गए हैं, क्योंकि पीने का पानी नहीं है। लेकिन क्या इनकलाबियों का अपना जासूसी नेटवर्क नहीं था? जी था। उसका हमारे पास कोई वृत्तांत नहीं है। वो बहुत सारे लोग मारे गए। औरतों ने जो काम किया है, हडसन बताता है कि दो औरतें जो हरा कपड़ा पहना रहती थी, और उनको वो क्या फ्रांस की वो थी ना, आर्क जी, वो उसका नाम लेता है, वो जो बड़ी क्रांतिकारी महिला थी, मैं नाम भूला हूं जी। वो उनको पकड़कर मैंने, वो जासूसी करती थी, उनको पकड़कर मैंने भेजा है अंबाला। तो ये और आप देखिए, रोहिलखंड देखिए, पूरा आजाद हो गया था। रोहिलखंड में अगर नेपाल के हिंदू राणा की सरकार नहीं आती, ये अंग्रेजों के गैजेटियर्स कह रहे हैं, अगर रामपुर का मुसलमान नवाब साथ नहीं होता तो रोहिलखंड तो चला गया था। ये रोहिलखंड हमारा जो, और उसके साथ बिहार का जो पूरा, जिसको आज तराई इलाका कहते हैं, क्या इस देश के लोग जानते हैं कि तराई का हिंदुस्तान में था, और ये नेपाल के राणा को दिया तोहफे में दिया कि तुमने 1857 में जो अंग्रेजी सरकार को बचाने के लिए मदद की है, इसके तोहफे में आपको दिया जा रहा है। ये पंजाब के जो राजा थे, ये राजस्थान के जो कई राजा थे, निजाम, भोपाल की रानी, ये यानी एक और किताब है जो अंग्रेजों ने, असल में अंग्रेज सब चीज लिख देते हैं, 2 वॉल्यूम के अंदर है, कि वो बड़े बड़े घराने, उन्होंने जो सेवा हमारी की, 2 वॉल्यूम के अंदर है। उसमें आप रतलाम का राजा, आप रामपुर का राजा, आप सर सैयद,
आप जो है ये पंजाब के तमाम सिख राजे, उसके बाद जयपुर का राजा, इन सारों के सारों को कितने कितने तोपों की सलाह भी बढ़ाई गई। जैसे जैसे आपको सुनकर, हमको सुनकर शर्म आएगी, लेकिन ये खुद इसने लिखा, सर सैयद ने। और मैं सर सैयद को कोई तमीज के साथ बात नहीं करता हूं। मेरी इन विनम्र सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार ने उदारता पूर्वक मुझे पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए हैं। उन्होंने मुझे प्रधान सदर अमीन के पद पर पदोन्नत किया। ये वो था मजिस्ट्रेट जब इसने गद्दारी की। बिजनौर क्रांतिकारी जीत चुके थे। इसने कैसे हवाले करवाया अंग्रेजों का? हिंदू मुसलमान ऊंची जातियों में रेप कराए ताकि वो जो सर सैयद ने कराए। अंग्रेज छोड़कर भाग गया था और इसने चलाया। उन्होंने मुझे प्रधान सदर अमीन के पद पर पदोन्नत किया है और मेरे सबसे बड़े बेटे को जीवन भर के लिए 200 रुपए प्रति माह की पेंशन दी है। इसके अलावा 5 कपड़ों और 3 रत्नों वाली एक खिलत सम्मान सूचक पोशाक और 1000 रुपए का दान भी दिया है। ये इसके डॉक्यूमेंट्स मुकेश जी, आप हैरान रह जाएंगे कि ये दलालों को जो, और इसको सारा लिखा है कि वायसराय ने इनको ये दिया, वायसराय ने इनको ये दिया, वायसराय ने इनको ये दिया। जैसे बस 1 मिनट का टाइम दें तो ये इसको क्या क्या दिया गया था। जैसे यहाँ सावरकर पेंशन ले रहे थे अंग्रेजों की, वैसे सर सैयद साहब जी ये जो जनाब, ये जो किताब है, ये ग्वालियर का स्टेट गजट है 1908 का, सिंधिया के बारे में। जब म्यूटनी हुई तो सिंधिया जवान थे और यह महत्वपूर्ण सवाल था कि वह क्या करेंगे। सिंधिया कम उम्र होने के साथ साथ आवेगी स्वभाव के थे और उनके दरबार की आम राय ब्रिटिश विरोधी थी। लेकिन उनके सलाहकारों में 2 बहुत मजबूत इरादे वाले सलाहकार मेजर चार्टर्स मैकफरसन रेजिडेंट और सर दिनकर राव के रूप में मौजूद थे। उन्होंने सूझबूझ और सख्ती से सिंधिया को यह समझा दिया कि चाहे हालात जितने भी खराब हों, आखिर में जीत अंग्रेजों की होगी। सिंधिया ने तुरंत अपनी निजी सुरक्षा सैनिक टुकड़ी को जनाब कॉल्विन के पास आगरा सहायता के लिए भेज दिया। 30 मई को तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई झांसी की रानी ग्वालियर के सामने आए और सिंधिया से आह्वान किया कि वो उनके साथ आ जाएं। जियाजी राव ने न केवल साफ मना कर दिया, बल्कि आगरा से कुमुक आने से पहले ही 1 जून को उन पर हमला बोल दिया। लेकिन उनके मराठी निजी अंगरक्षकों को छोड़कर पूरी सेना बागियों से जा मिली और सर दिनकर राव को भागकर आगरा में पढ़ा लेनी पड़ी। अब सुनिए, देखिए, 16 जून 1858 को सर ह्यू रोज सेना के साथ ग्वालियर पहुंचे और 2 दिन की लड़ाई के बाद किला ग्वालियर शहर और लश्कर नगर पर कब्जा कर लिया। और 20 जून 1858 को सर ह्यू रोज और मेजर मैकफरसन की अगुवाई में सिंधिया को दोबारा गद्दी पर बिठाया गया। सिंधिया द्वारा म्यूटनी में अंग्रेज के लिए की गई सेवाओं से खुश होकर 3 लाख रुपए के लगान वाले क्षेत्र को उन्हें इनाम में दिया गया। उन्हें अपनी पैदल सेना को 3000 से बढ़ाकर 5000 करने और 32 तोपों की जगह 36 तोपों को रखने की अनुमति दी गई। 1861 में जियाजी राव को GCEI ग्रैंड नाइट ऑफ स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की गई। सारे के सारे मैंने जमा किए हैं भाई साहब, सारे कागज मैंने, और हिंदी में ट्रांसलेट किया है सर जी। बहुत मेहनत और लगन का काम है, ये इतना आसान। पटौदी के राजा के साथ जो किया अंग्रेजों ने, और पटौदी के राजा ने किस तरह से इनकलाबी को हम इस पर बारी बारी से बात करेंगे शमसुल साहब। एक ये जो 1857 के गद्दार राजा महाराजा बादशाह थे, इनके बारे में एक रीस लगातार बनाएंगे इस पर। लेकिन आज की बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिलचस्प बातचीत रही, बहुत विस्तार से आपने समझाया मुखबिरों का क्या रोल रहा 1857। धन्यवाद। आपने भी सब निकलवाया। नहीं, थैंक यू।